हफ्ते के आखिरी दिन दुनिया भर के बाजारों से एक बार फिर से कमजोरी के संकेत और गैप के साथ नीचे खुलने के तैयार होता एसजेएक्स निफ्टी। लेकिन बड़ी गैप डाउन ओपनिंग पर क्या मौके खरीदारी के हैं? क्या रिकवरी दिखेगी? यदि हाँ तो कितनी और कितनी होगी टिकाऊ? कहाँ होगी आज की क्लोजिंग और क्या करें आप अगले हफ्ते की तैयारी? फोकस होगा इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। ढेरों नतीजों का विश्लेषण करना है, कई सारी खबरें भी आई हैं और फाइनली अनिल फ्राइडे भी आ चुका है। और नागपुर में एक बड़ी लीड भी है। हाँ, बड़ी बहुत अच्छी। वो तो खैर पहला दिन तो बहुत ही शानदार रहा है। शानदार रहा है। और महिलाओं का विश्व कप भी शुरू हो रहा है। आज से शुरू हमारे बिल्कुल। तो वो भी शुरू हो रहा है। तो क्रिकेट की हमारी टीम तो है ही स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और उम्मीद की जाए कि इस बार वर्ल्ड कप हमारे हाथ लगे, आना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल फुल फॉर्म में भी है टीम। तो आइए, ढेर सारे एक्शन, ढेर सारे ट्रिगर्स हफ्ते के आखिरी दिन देख लेते हैं। अमेरिकी बाजारों से संकेत थोड़ी कमजोरी के हैं क्योंकि लगातार दूसरे दिन दाव में 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी होती हुई दिखी और नैस्डैक भी 125 अंक नीचे गिरकर हुआ है बंद। लेकिन बड़ी खबर जिसकी वजह से कल अदानी ग्रुप के शेयर काफी आशंका में गिर गए। जैसे रिजल्ट आने के पहले किसी बच्चे की पिटाई शुरू हो जाए वैसे ही वाला मामला था। और एमएससीआई में रिजल्ट भी वैसे ही आया जैसा डर था। एमएससीआई ने अदानी ग्रुप के 3 शेयरों का वेटेज घटाया है। देखते हैं आज इसका फॉलोअप एक्शन क्या कुछ होता है। नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद और एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं कि आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ले आए। कुछ रिजल्ट खराब है, बाकी ठीक ठाक। आज भी नतीजे में महिंद्रा एंड महिंद्रा दिग्गज अपने नतीजे पेश करेगा। इसके अलावा 8 कंपनियां ऐसी है जो आपके लिए रिजल्ट लेकर आने वाली है आज। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे मतलब इतने ट्रिगर्स में आज आईआईपी के डेटा भी शाम को आने वाले हैं। वो भी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट होगा। यूरोप का इन्फ्लेशन आएगा, अभी सुबह चीन का इन्फ्लेशन आ गया। सबकी महंगाई आ रही है, सबकी महंगाई आ रही है। बढ़िया है। अगले हफ्ते अमेरिका का आएगा, वो हमारा भी आएगा। तो एक्शन भरपूर है, बहुत एक्शन है सर। बिल्कुल। ग्लोबल मार्केट, एक मेरे को सवाल ये था कि अब तक तो चलिए समझ में आ रहा था, एक दिन ऊपर गए क्योंकि फेड ने कुछ कहा, कल गिरे क्योंकि परसों गिरे क्योंकि फेड ने कुछ और कहा था। कल क्यों गिरे? कल क्या आ गया ऐसा बाजार में जो गिरते हुए दिखे? डोंट नो। कल कोई कारण नहीं था। कल कोई कारण नहीं था। ढूंढ के मिलने पर ज्यादा से ज्यादा आप ढूंढोगे तो यही लगेगा अल्फाबेट एक बार फिर से 4% और घटा। तो मतलब कोई फिर जब कोई कारण ना हो तो फिर आप यही कहेंगे कि चलिए ठीक है, 169%। हाँ, तो वैसा वाला हाल है कि चलो यही गिर गया, चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल कोर्स में आपको जो लेनी होती है वो प्रॉफिट बुकिंग आप ले लेते हैं। मतलब बेसिकली इसे नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे ही देखना चाहिए। अब जब कोई रीज़न नहीं है तो फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे जाते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में अगर कोई बड़े शेयर किसी वजह से गिरे हैं, उसका आमतौर पर मार्केट के मूड का असर स्टॉक्स पर पड़ता है। एग्जैक्ट है ना? कि बाजार अच्छा है तो ये 4 स्टॉक बढ़ गए, या बाजार खराब है ये 4 घट गए। लेकिन जब बाजार के पास कोई एक्शन नहीं तो फिर जो स्टॉक करता है उसके बेसिस पे आप ये कहते हैं अच्छा ये स्टॉक बढ़ गया इसलिए इंडेक्स बढ़ा है, या ये घट गया इसलिए। तो कल अमेरिका में वैसे ही हुआ, जो आमतौर पर कम होता है। आमतौर पर बाजार से स्टॉक्स डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन कल स्टॉक से अमेरिकी बाजारों ने डायरेक्शन लिया और वो डायरेक्शन यही था कि चलिए अल्फाबेट की थोड़ी पिटाई हुई है, फॉलो फिट पिटाई बहुत 7-8%, दो दिन में 11-12% 12% करीब। तो ठीक है दीप, ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिखती। एक गलत जवाब का सर, अब ऐसा ही है यार। वो तो सवाल भी बहुत मुश्किल था। मुझे तो वापस सवाल भी कोई पूछ ले कौन सा सवाल था तो याद ना आए, जवाब तो बहुत दूर की बात है। बट यही वाली बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप गलती एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ये इंटेलिजेंट लोगों का मानना है। चलिए, तो वो तो अमेरिका की बात है। जरा हमारे बाजारों पर भी और 2-3 फैक्टर्स हैं हमारे बाजारों के लिए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो एंड थोड़ा फ्लैट ही रहा, माइल्ड पॉजिटिव। बट एक तो जो ये उतार चढ़ाव हमारे बाजारों ने कल दिखाया, और दूसरा जो कल हम क्लोजिंग पे भी बात कर रहे थे, लगातार 2 दिनों से 850 के ऊपर आप क्लोज हो रहे हैं। इनफैक्ट कल तो ऑलमोस्ट 900 का आपने ऊपर तो इंटरडे में गए, क्लोजिंग भी उसके आसपास ही देखी दीप। इसीलिए हम बार बार 17,900 की बात कर रहे हैं कि मतलब एकदम क्या होता है, ये प्रॉब्लम है रेंज बाउंड मार्केट की, कि रेंज के हाई रेंज पर ऐसी जगह जाके आप बंद होते हैं जहां आप कंफ्यूज है। अब कल की क्लोजिंग देखो 900 के एकदम करीब की। प्रैक्टिकली आप देखो तो 900 की क्लोजिंग मिली आपको। खाली एक नंबर छोड़ दो, 7 नंबर में क्या मतलब, 18,000 17,000 की लेवल पे 7 नंबर की कौन सी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और 17,900 तो राउंड फिगर में हम बोल रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो आप रेंज के ऊपरी एंड पर आप एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गए जी। उसके बावजूद आज आपको गैप नहीं मिल रहा है, और वो भी अच्छा खासा 100 पॉइंट का। यही चीज है जो बाजार के बारे में आपको ढंग से सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं करने देती। कई बार आपको भ्रम होता है कि काम हो गया और फिर लगता है ना ये भ्रम था,
वो जिसको फॉल्स ब्रेकडाउन या फॉल्स ब्रेकआउट जो कहते हैं, वो वैसी वाली चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो रहा है। 2 दिनों से आप 17,850 के ऊपर बंद हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, ठीक है, नहीं तोड़ पाए, थोड़ा नीचे आ भी जाएंगे। कितनी बार आपने पिछले हफ्ते कोशिश की 17,600 को तोड़ने की, रोज नीचे जाते थे लेकिन बंद ऊपर हो जाते थे। सिमिलरली अब रिवर्स साइड में हो रहा है। यस, आप 17,900 को 17,850 को पार करके टिकने की कोशिश कर रहे हैं, रोज ऊपर जाते हैं लेकिन बंद वहीं हो पा रहे हैं, उससे ज्यादा आपको जो बढ़िया बंद है। सो आई थिंक हम अभी भी रेंज बाउंड मार्केट में है। 17,600 के नीचे नहीं बंद होंगे, 17,900 के ऊपर अच्छे से बंद होने के लिए थोड़ा 1-2 दिन और शायद इंतजार करना पड़ेगा। करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात वैसी नहीं। बैंक निफ्टी में आपको 41,000 के नीचे बंद नहीं होना है, 42,000 के ऊपर बंद नहीं होना। और इसमें भी दीप मैंने आज बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकाला है। अच्छा, हाँ, बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग रेंज बहुत मजेदार निकल कर आई है। ठीक है, 41,350, 41,650, 300 पॉइंट की रेंज। ऐसा देखा जाए क्लोजिंग बेसिस पे 41,350 के नीचे हम 4 दिन 5 दिन से बंद नहीं हो रहे हैं। और 41,650 जो जहां से हमने ब्रेकडाउन दिया था, और आपको याद है कि कितनी बार अपने बात करते थे जब 39,500 के आसपास बैंक निफ्टी था, तो बड़ा कंजेशन जो 41,400 41,650 है, लगभग वहीं पर आप जाकर बार बार रुक रहे हैं। ठीक जैसे 17,850 के ऊपर आपने कल 17,915 का हाई बनाया, वैसे ही बैंक निफ्टी में 41,650 के ऊपर आप 41,790 तक भी पहुंचे हैं। तो दिन के दौरान थोड़ा सा आप कोशिश करते हैं उस रेंज को पार करने की, लेकिन बंद होते होते नीचे आ जाते हैं। करेक्ट सर। सिमिलरली यहाँ भी हो रहा है, बंद होते होते 17,850 900 के आसपास आ जाते हैं। तो आई थिंक थोड़े रेंज बाउंड मार्केट है, कोई बहुत ऐसी चिंता की बात भी नहीं है, तो बहुत कूद फांद करने वाली बात भी नहीं है। तो रेंज के दोनों तरफ ट्रेड के मौके, और काम अगर इसी हफ्ते हो जाता तो ठीक था, नहीं हुआ अगले हफ्ते इंतजार करेंगे ब्रेकआउट का, रेंज से बाहर निकलेगा। और आज का जो ट्रेडिंग सेशन है, गैप से आप 100 पॉइंट नीचे खुल गए, तो फिर तो आप 17,900 के ऊपर की उम्मीद नहीं रखेंगे आज की बंद हो जाए। फिर आप ये भी उम्मीद नहीं रखेंगे कि 41,650 या 42,000 के ऊपर बंद हो जाए। सो आई थिंक मुझे लगता है कि रेंज बाउंड मार्केट को अगले हफ्ते तक और हमें ले जाना पड़ेगा। एक और हफ्ता सर? हाँ ठीक, बहुत नहीं, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। एक्चुअली आप एक बात समझो, अभी तो रिजल्ट्स बहुत आ रहे हैं। हाँ, तो आपको बात करने के, मार्केट के एक्शन के बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। जिस दिन अब सोचो एक हफ्ते बाद जब ये बंद हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तब क्या करें? तो तभी तो मार्केट काम आएगा ना। तो अभी मार्केट जो कर रहा है ठीक कर चलने दो, एक हफ्ते बाद भी बात करने के लिए हो जाना। उसके बाद तो कहीं कहीं तो निकले। देखिए, नए मार्केट जिंदगी भर वोलेटाइल रह सकता है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लंबे समय तक नहीं चलता, और बहुत ज्यादा सुस्ती लंबे समय तक नहीं चलती। ये ट्रेंड है मार्केट का, आदत ही है मार्केट की। भाई बहुत दिन अच्छा आराम कर लिया, चलो कुछ तूफानी करते हैं, और बहुत तूफानी करके कूद फांद करके कुछ आना जाना तो है नहीं, चलो थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो ये चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। जब से अपने 30-32 साल से मार्केट में ट्रैक कर रहा हूँ, तब से यही चल रहा है। हाँ, और इसमें कोई बदलेगा नहीं। तो आई थिंक थोड़ा सुस्ती वाला माहौल है, हो सकता है। अब ये इस हफ्ते आज होता है या अगले हफ्ते होता है, वही तो देखने वाली बात। रेंज से निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और अच्छी बात ये है, रेंज से बाहर ऊपर निकलने की कोशिश तो हो रही है। और कुछ डेटा बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटे, नहीं के बराबर लेकिन इंटरेस्टिंग। उस पर बात भी करनी है सर आपसे। इनफैक्ट वो डेटा भी समझेंगे। बट एक चीज और, अदानी ग्रुप स्टॉक्स एक बार हाईलाइट करना बनता है। कल ऑफ कोर्स जो डर था कि MSCI वेटेज घटा सकता है, जिसकी वजह से हमने देखा 10-11% अदानी एंटरप्राइजेस गिरा भी, ये कंफर्म हो चुका है। 4 स्टॉक्स, सारे नहीं बट 4 स्टॉक्स पर वेटेज घट रही है। और फिर मई में जब दूसरा रिव्यू आएगा तब जो भी करेंगे। बट वेटेज जो घटाई है, अनुमान मुताबिक ये एक्शन भी हो रहा है, इसको कैसे समझना है? देखिए, इस वेटेज के घटने की भनक मार्केट को कल ही लग गई थी। नहीं तो परसों स्टॉक ऊपर के सर्किट के आसपास बंद हुआ। कल जिस तरह से इंट्राडे वॉलेटिलिटी देखिए, आप देखिए जोर से नीचे खुले, रिकवर हुए, रिकवर होने के बाद वापस से पिटाई हो गई। सो बेसिकली MSCI के वेटेज घटने की वजह से जो सेलिंग होनी है, वो सेलिंग वैसे देखा जाए तो मार्च से लागू होंगे। 1 मार्च से। तो आपके पास अभी तो 20 दिन है, 28 तारीख है, लेकिन 28 तारीख का भी समझो तो 12-13 ट्रेडिंग सेशन तो है ना। तो वैसे तो, लेकिन मार्केट अपने आप को पहले ही एडजस्ट करने की कोशिश जरूर करता है। करेक्ट। तो वो अपनी जगह है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत वेटेज घटने का असर तो आना ही आना है फॉलो अप सेलिंग पे। लेकिन आजकल इन स्टॉक्स के मूवमेंट के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। जो 5-5% के सर्किट वाले हैं, उसमें आप क्या बोलेंगे? अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस रहा, ACC और अदानी एंटरप्राइजेस। अब कितना ये आ चुका है और कितना आना बाकी है, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि आजकल जो सेलिंग हो रही है ना, ये सेलिंग MSCI वाली है या कोई दूसरी है। बट इन एनी केस MSCI का वेटेज घटना अच्छी बात तो नहीं है।
राइट। और ये वेटेज घटने से क्या है, दीप, जो फंड्स बेच कर निकलेंगे वो अदरवाइज नहीं लेंगे अदानी स्टॉक्स को, राइट। एक तो क्या होता है कि आप किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो और उस इंडेक्स में जो स्टॉक है उसको आपको उसी कंपोजिशन में खरीदना जरूरी है। करेक्ट सर, करेक्ट, यस, बराबर है। बराबर। दूसरी तरफ ये होता है कि आप इंडेक्स भूल जाओ, मुझे स्टॉक ही पसंद है, कोई स्टॉक इंडेक्स में हो ना हो मुझे लेना है, हाँ, वो आपका इंडेक्स के उस स्टॉक के प्रति प्यार है, राइट, पसंद करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो वो वाली चीज, जैसे अगर वो स्टॉक इंडेक्स से बाहर निकल भी गया किसी वजह से, लेकिन मुझे तो पसंद है, मैं लूंगा, रखूंगा, बेचूंगा नहीं, वो तो नहीं है ना, वो तो नहीं है, वो तो आज तो नहीं है कम से कम। सो उस हिसाब से सेलिंग तो होनी है, लेकिन मैंने छोड़ दिया है। अब कल 15% नीचे है, कौन बोल सकता था पूरा रिकवर होकर हरे में आ जाएगा, और कौन हो सकता है बोल सकता है वापस 11%। क्यों घटा, चलो मान लें क्यों घटा कि एमएससीआई का रिव्यू हो रहा है, क्यों बढ़ा, और बढ़ा तो वापस क्यों घटा। तो जब इतने सारे क्यों और उन क्यों में से किसी का जवाब नहीं, तो बेहतर है कि स्टे अवे, आराम शांति से देखो, जो हो रहा है देखो, एंजॉय करो। हाँ, बस है आपके पास स्टॉक, तो हम तो लगातार ये करेंगे, जब आपको ठीक मौका लगे आप हल्के होते रहिए। और बाकी देखो, दोनों तरह के लोग हैं, जिनको पसंद है उनको बहुत पसंद है, या वो भी एक बड़ा खेमा है जो मानता है कि वापस से बाउंस होगा, ये होगा। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये सब दिक्कतें होने के बाद हमें पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। दोनों तरफ के बड़े स्ट्रॉन्ग व्यू है, आपका जो व्यू हो आप अपने व्यू के साथ रहें। बिल्कुल, सब नेचुरली हर लेवल पे कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तभी ट्रेड हो रहा है जी। और दोनों इस वक्त मतलब जिनके है ना डुलमुल व्यू वाले हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर भाव के साथ, उनको थैंक यू कर लेना चाहिए, उनको नहीं रहना चाहिए। अगर आपका बहुत कन्विक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग व्यू कि वापस अदानी एंटरप्राइज कभी 3000 और 4000 हो जाएगा, वो आपका व्यू। किसी का है व्यू ऐसा कि वापस 1000 हो जाएगा, तो आप अपने व्यू के साथ रहे, और अगर आपका व्यू नहीं बन पा रहा है तो दूर रहे। क्लियर है सर। भाई कल LIC के नंबर्स आए थे, उसके बाद मैनेजमेंट का भी बयान है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो अदानी की सीनियर मैनेजमेंट से बात करने वाले हैं एक्सपोजर को लेकर, और बाकी वो भी रिव्यू करने वाले। तो LIC की तरफ से भी ये आया है कि सफाई तो मांगेंगे वो भी अदानी से। हो गई एक्चुअली, धीरे कल अपनी यही बात कर रहे थे, रोज कोई ऐसी खबरें आएगी, कभी किसी रेगुलेटर की तरफ से, कभी किसी इन्वेस्टर की तरफ से, कभी मॉर्गन स्टैनली के कंपोजिट इंडेक्स की तरफ से, तो कभी LIC की तरफ से, कभी किसी बैंक की तरफ से, अच्छे खराब बढ़िया, ये सब स्टेटमेंट चलते रहेंगे, ये रहेंगे नेचुरली। अब समझो LIC के चेयरमैन को किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, आप वो ये थोड़ा नहीं जी हम तो कुछ नहीं करेंगे, तो बोल ही नहीं सकते। अगर किसी कोई सवाल पूछा जाएगा, भाई हमारी नजर है, हम जानकारी ले रहे हैं, जरूरत होगी तो लेंगे, यही बोलेंगे, बोलना ही पड़ेगा। आप ये थोड़ी दे सकते नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक 50% उड़ जाए। करेक्ट सर, नहीं कह सकते ना आप, नहीं कह सकते। तो आई थिंक ये सब चीजें चलती रहेंगी, रोज खबरों में, सुर्खियों में कुछ दिन तक रहेंगे। मार्केट का रिएक्शन इन पर म्यूट हो जाएगा। मार्केट का रिएक्शन कुछ सॉलिड चीजें, जैसे MSCI है, ये सॉलिड चीज है जिसके दम पर बाइंग सेलिंग होती है, तो उस पर रिएक्शन जरूर आएगा, और ये खबरें रहेगी जो स्टॉक को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती रहेंगी जी। चलिए, खबरें और भी आ रही हैं अदानी ग्रुप की, उस पर आप करें फोकस। आइए सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी आपसे लेनी है, काफी इंटरेस्टिंग डे हो सकता है, बताएं आज के संकेत क्या कह रहे हैं आपको स्ट्रैटेजी के? संकेत दीप आज बहुत मजेदार है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत मजेदार है। ग्लोबल नेगेटिव है, एग्री करते हैं आप? यस। बाकी सब न्यूट्रल, बाकी सब कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। बट इसमें एक बदलाव दिख रहा है, अगर बाकी सब न्यूट्रल है तो एक चीज तो बदल गई है। बदला मिल गया क्या? ट्रेंड। हाँ, ये कैसे बदल गया? क्लोजिंग तो 17,900 की नहीं हुई। बराबर है, बहुत सही और अच्छा सवाल है, और आपने एकदम सही टाइम पे पूछा है। लाइफ टाइम हाई 18,887 है। यस, ठीक है। हाल ही में जो करेक्शन हुआ है, जिसमें हम बजट के दिन नीचे पहुंचे, वो 17,350 था। यस, ठीक है। 1500 पॉइंट का आपका करेक्शन हुआ। 1500 पॉइंट मतलब आपका हो गया 8% का करेक्शन। ठीक है। हमने 18,200 के नीचे से ट्रेंड नेगेटिव किया था। ठीक है, नेगेटिव चल रहा है। 17,900 के ऊपर हमारा ट्रेंड न्यूट्रल होना था, लेकिन अगर अब 17,900 नहीं भी होता तब भी मेरा ट्रेंड न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि एक चीज मुझे समझ में आ रही कि 17,600 क्लोजिंग बेसिस पे आपका बेस बन चुका है। कई बार एक पर्टिकुलर दायरे में आप रहते हैं, तो उसके बाद आप समय बिताकर प्राइस वाइज, टाइम वाइज करेक्शन करके फिर आप अगर ऊपर जाने की कोशिश करें
तो आपका ट्रेंड बेहतर हो जाता है वापस से। सो अब वो सिचुएशन आ गई जहां हमने 17,600 17,900 की रेंज में बहुत समय बिता दिया। अब मेरा ट्रेंड नेगेटिव तब होगा जब मैं 17,600 के नीचे बंद हूँ, ओके, तब तक मैं न्यूट्रल हूँ। तब तक न्यूट्रल। और 18,200 के ऊपर बंद होंगे तो हम ट्रेंड पॉजिटिव करेंगे। गॉट इट। ये अब ये रेंज, अब ये ट्रेंड पॉजिटिव करने के लिए 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ट्रेंड नेगेटिव करने के लिए 17,600 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। इस बीच में हम न्यूट्रल ट्रेंड में आ गए। तो ये वजह से मैंने चेंज किया है। एक तरह से तो ट्रेंड का अपग्रेड ही है। हाँ, ट्रेंड का अपग्रेड है। हाँ, अपग्रेड है, बिल्कुल अपग्रेड है। हाँ, अपग्रेड मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। बाकी संकेतों में एफआईस का संकेत अपग्रेड है, नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ। डीआईस का संकेत डाउनग्रेड हुआ है, पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है। वायदा कारोबार और सेंटिमेंट सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। और ट्रेंड का जो है हमने न्यूट्रल किया है। याद करने के पीछे रीजन ये, क्योंकि अगर आप 2 हफ्ते से 17,600 नहीं तोड़ रहे, उसमें आपका फेड की मीटिंग हो गई, बजट हो गया, अदानी हो गया, आरबीआई की पॉलिसी हो गई, सब कुछ तो हो गया दीप। उसके बावजूद अगर तो आप लेवल के हिसाब से, मार्केट मूड के हिसाब से थोड़ा तो नहीं, ये लॉजिक तो फिर लॉजिक बनता है सर, बिल्कुल बनता है सर। सोच समझ के किया गया है फैसला। ठीक है, टाइपो एरर नहीं है। ठीक है। तो ट्रेंड एक तरह से अपग्रेड ही हो गया, न्यूट्रल ट्रेंड रहेगा बाजार का। सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंसेस 17,775, 17,825। अच्छा, बाय द वे, अगर कल की स्ट्रेटेजी आपको याद है तो देयर आर ओनली माइनर करेक्शंस, मतलब 10-15% करेक्शन है, 90% स्ट्रेटेजी कल वाली है। और उसका रीजन भी है, 21 पॉइंट आपका निफ्टी ऊपर बंद होता है, 16 पॉइंट बैंक निफ्टी बंद होता है, मतलब कुछ बदला ही नहीं है। तो लेवल कैसे बदलेंगे? सिर्फ ये बदला है कि थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। सो 17,775, 17,825 आज के लिए आपके लिए खरीदारी की जगह बनेगी। पहला सपोर्ट रेंज है, लेकिन अच्छी खरीदारी की जगह ये 100 पॉइंट की रेंज है, 17,650, 17,750। और इस रेंज में मिले तो जरूर खरीदना चाहिए, किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए बगैर लेना है। ऊपर 17,875, 17,925 पहली हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 17,975 से 18,025 वो जगह है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट दोनों ही करने चाहिए। बैंक निफ्टी 41,175, 41,100, 41,250, 275 ये पहला सपोर्ट जोन है। कल भी यहीं से सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी घुमा है, आज भी यही सपोर्ट जोन रहेगा आपके लिए। लेकिन जो दमदार खरीदारी की जगह काफ़ी दूर है वो 40,600 से 40,750 की रेंज में निकल कर आती है। अगर आया तो वैसे चांस नहीं के बराबर है, लेकिन मना नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि पता चला कि अगर एमएससीआई ने फिर अदानी ग्रुप के शेयर बहुत बेच दिए या किसी वजह से फॉलोअप सेलिंग आ गई, 20-25% भगवान अगर घट गए, तो आप क्या बैंक निफ्टी को फिर 41,000 के नीचे भी देख ले। कौन से बड़े, कोई भी चीज इनकार करने का नहीं, कोई भी चीज ये नहीं हो सकता। समझ गया। हाँ, ये तो मतलब ईश्वर की लीला है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए लेवल अपने हाथ में रहनी चाहिए कि अगर उसके नीचे गए तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। ऊपर 41,625, 41,775 ये 150 पॉइंट की रेंज आज भी आपके लिए रुकावट का काम करेगी। पार करके निकले तो 41,950 से 42,075 वो रेंज है जहाँ पर आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें, और हिम्मत है तो शॉर्ट भी करें। अच्छा, शॉर्ट भी कर सकते, करना चाहिए, एक बार तो ऊपर में करना चाहिए। ठीक है। एफआईएस की पोजीशनिंग कुछ नहीं बदल कर आया अनिल जी। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ये थोड़ा घट कर आया, बैंक निफ्टी का हल्का सा घट कर आया, कैसे समझना है सर? देखो, पहले पुट कॉल रेशियो बता दूं, 1.21 से 1.12 ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। नई सीरीज की शुरुआत है, वैसी पोजीशन मच्छर जैसी इतनी सी है मामूली। बैंक निफ्टी 0.86, मतलब आज पुट कॉल रेशियो छोड़ दो, रिस्क डाउन हुआ 4%, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम का जो नंबर है वो एफआईएस के है, अनचेंज नंबर। आमतौर पर अनचेंज नंबर को हम करते हैं इग्नोर, हमारा मतलब का नहीं। लेकिन आज ये बहुत मतलब के हैं। क्यों? मतलब मुझे याद नहीं आता दीप कि आखिरी बार कब मैंने इतने छोटे आंकड़े देखे थे। इतने छोटे आंकड़े 145 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की कैश मार्केट में, और 205 करोड़ की बिकवाली लोकल फंड की कैश मार्केट में। अब 100-200 करोड़, मतलब 100 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, पूरे 100 करोड़ के हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स जीरो, मतलब बराबर बाय सेल जीरो, कुछ भी नहीं। 6,800 करोड़ के ऑप्शंस की ऑप्शन का आंकड़ा है, लेकिन ऊपर ओपन इंटरेस्ट घटा क्योंकि वो वीकली ऑप्शन थे, खत्म हो गए। एग्जैक्टली। आप सोचो, स्टॉक फ्यूचर्स में कोई बदलाव नहीं, स्टॉक कैश में खाली 150 करोड़ के बेचे, इंडेक्स फ्यूचर खाली 100, मतलब कल का दिन ऐसे टाइम पास किया। वही मैं बोल रहा हूँ, करा क्या है कल? मतलब किस नाम मात्र के लिए भी नहीं थे कल तो, कुछ भी नहीं। और वो दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में इससे बड़े आंकड़े। हाँ, एग्जैक्टली। मैं वही सोचा लास्ट कब आया था, मुहूर्त ट्रेडिंग, मुहूर्त ट्रेडिंग के आंकड़े इससे बड़े हैं। हाँ, सो कल के सेशन में एफआईएस का, लोकल फंड्स का वेट एंड वॉच वाला मूड था।
अगर पॉजिटिव साइड पर देखना चाहें तो एफआई ने बेचना कम किया है, राइट। नेगेटिव साइड में देखना चाहें तो कुछ नहीं किया, लोकल फंड ने हल्का सा बेचा है। तो ठीक है, ये आंकड़े भी रोज रहने वाले नहीं, एक ही बार के कल के हैं, आगे का आगे देखते हैं। बट डेटा बड़े इंटरेस्टिंग है। और एफएनओ के डेटा भी यही बता दूं दीप जी सर। जो इम्पोर्टेंट है जी। उसमें एक भी डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एफएनओ के डेटा का एनालिसिस यही हो गया। हाँ, निफ्टी में क्या 20, 22, 25 लाख, खाली एक थोड़ा सा 18,000 जहाँ 44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट है। बाकी 20, 22 लाख शेयरों में क्या ओपन इंटरेस्ट हुए, और बैंक निफ्टी का 6, 7 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है जो नहीं के बराबर है। सो आई थिंक एफएनओ के डेटा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए, तो एफआईएस की तो एक्टिविटी बिल्कुल ना बराबरी थी। मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉस 17,700 इंट्राडे भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी। अगर इंट्राडे किसी को छोटा लगाना है 17,775 कल के लोज पे रख सकते हो, आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से 17,772 है, वही लगाएं। बिल्कुल छोटा जिसको लगाना है कल के लो पे लगाना चाहिए, 17,775 का होगा। बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग अपना स्टॉप लॉस क्लोजिंग तो वही, इंट्राडे वही 41,000 का है। जिसको छोटा लगाना है 41,250 का लगाए जो कल का लो है। वैसे 41,000 ज़्यादा ठीक है। क्लोजिंग वाला मैंने शिफ्ट करके 41,350 किया है। 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेडिंग सेशन हो गए दीप कि हम 41,350 के ऊपर बंद हो रहे हैं, इसलिए 41,350 भी रख सकते हैं। और जिसको डीप लगाना है स्टॉप लॉस वो 41,000 का लगाए। इंट्राडे में जिसको छोटा लगाना है 41,250 लगाए। तो आपके पास सुविधा है। मेरे हिसाब से ये दोनों स्टॉप लॉस बढ़िया है, जिन पर फोकस करना चाहिए। अब आइए, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है 18,025 आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस है, जिसको छोटा लगाना है कल का हाई 17,925 का लगा दे, और क्लोजिंग 17,900 का, ये भी स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सिंपल, ठीक है। नई पोजीशन, नई पोजीशन खरीदना है कल वाली रेंज है जिसमें आज भी खरीदना है। कल भी यही रेंज दी थी 17,750 से 825 की रेंज में आपको खरीदना है। बैंक निफ्टी का शॉर्ट पोजीशन रह गया। हाँ, बैंक निफ्टी का रह गया। हाँ, रह गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंट्राडे 42,000 है स्टॉप लॉस, और क्लोजिंग 41,800। जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग भी, वो 41,800 रख सकता है, 41,650 रख सकता है। 3 ऑप्शन है, 41,650 एकदम टाइट स्टॉप लॉस, 41,800 मीडियम, 42,000 बड़ा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे। ये आपके लिए, आपकी सुविधा से आप एडजस्ट कर लीजिए। आज छूट है। ठीक है। अब नई पोजीशन कल ही वाली है 17,750 825 में खरीदना है। कल भी आप देखिए 17,780 से आप घूमे और 900 तक के लेवल बने। आज भी इस रेंज में आ रहे हैं, इस रेंज में टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। 800 पे खुल रहे हैं समझो, लीजिए थोड़ा, 750 पे थोड़ा और ऐड कीजिए, टुकड़ों में लीजिए। 700 का स्टॉप लॉस लगाएं, जिनको दूर स्टॉप लॉस लगाना है 650 का भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। 850, 875 और 900 3 छोटे टारगेट है, 975 और 18,000 2 बड़े टारगेट, मीडियम टारगेट जो भी। ये 5 टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ठीक है सर। बेचना है कल ही वाली रेंज में बेचना है, 17,950, 18,025। अब आएगी नहीं आएगी पता नहीं। दूसरा तरीका ये कि आप 18,025 का स्टॉप लॉस लगाकर भी बेच सकते हैं, लेकिन चूंकि आप 100 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत देख रहे हैं, इसलिए बेचने के लिए इंतजार करें। अगर एक अच्छी रेंज ऊपर मिल जाए, यहाँ बेचिए। 18,125 का स्टॉप लॉस होगा। 17,900, 17,875 और 17,850 3 छोटे टारगेट है। 17,800, 17,775 2 मीडियम टारगेट, 17,750 और 17,700 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको निफ्टी में बिकवाली। ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदना है कल ही वाली रेंज में, 41,100, 41,275 की रेंज में खरीदिए आप। स्टॉप लॉस 41,000 का होगा। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए इसलिए है ताकि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर खरीदें। टारगेट 375, 500 के 2 छोटे टारगेट है, 550, 625 के 2 मीडियम टारगेट है, 725 और 41,775 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। सिंपल कल वाली यही स्ट्रेटजी। बेचने की भी सेम है, 41,725 से लेकर 41,875 की रेंज में बेचिए। 42,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 41,625, 550 और 500 3 छोटे टारगेट हैं, 41,400, 275 और 41,100 बड़े टारगेट। कल बैंक निफ्टी के लेवल सेम टू सेम है। स्टॉप लॉस टारगेट ट्रेड इनिशिएट करने का कोई बदलाव नहीं है, लेवल ही नहीं बदला। निफ्टी में भी सेम है, खाली लेने बेचने के दोनों लेवल एकदम सेम है, कोई बदलाव नहीं। नो चेंज। एफआईएस की एक्टिविटी भी ऑलमोस्ट नो चेंज ही थी। बैन लिस्ट में भी कोई बदलाव नहीं है। इंडिया बुल्स और अंबुजा दोनों बैन में बने हुए हैं। आइए स्टॉक्स की अब बात करते हैं, और बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। नंबर्स, पहले नंबर से शुरुआत कर लेते हैं, और कमजोर नंबर्स हैं 2 स्टॉक जो आज एक्सीडेंट दिखाएंगे। पहला है आपका वोल्टास, मतलब
बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग, इतनी खराब परफॉर्मेंस देने के लिए इतना आसान काम नहीं है। करेक्ट सर। मतलब मुश्किल काम है दीप, मतलब इतना कमजोर प्रदर्शन कोई कैसे कर। खाली मैं लॉस पे नहीं जा रहा कि कंपनी ने नुकसान दर्ज किया है, बट आप ऑपरेशनली देखिए नंबर्स बहुत खराब है, मार्जिन्स बहुत वीक है, 4% के मार्जिन वोल्टास के, इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड सब कुछ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट खाली 78 करोड़ का, जबकि रेवेन्यू ठीक है 2000 करोड़ के बाहर निकले हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ भी दे जिसकी वजह से लॉस है, बट ऑपरेशनली कमज़ोर है। 3 से 5% तक की जगह बनती है गिरने की, मेरे ख्याल से इतना तो गिरना चाहिए। तो वोल्टास खराब है, आनी चाहिए गिरावट। यूबीएल यूनाइटेड ब्रूअरीज, इसके नंबर में एक बहुत बड़ी समस्या है वॉल्यूम ग्रोथ की, और ये वॉल्यूम ग्रोथ की समस्या ये अब भी प्री पेंडेमिक लेवल पर वॉल्यूम ग्रोथ पे नहीं पहुंच पा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है कंपनी के लिए। बाकी लोग बियर नहीं पी रहे लोग बियर नहीं पी रहे, ये तो अच्छा ट्रेंड है वैसे। पता नहीं, थोड़ा एक रिसर्च करो, जूस वाले कंपनियों की बिक्री बढ़ी है क्या? नहीं, आई थिंक वो मार्केट अब डिवाइडेड हो गई है। कैसे? वो क्राफ्ट बियर और ड्राफ्ट बियर, तो उस सब में ज्यादा लोग, अच्छा उधर ज्यादा जा रहे हैं। ये कैन वाले हैं। हाँ, अच्छा। इनके ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, हाँ। बट वो बियर मार्केट बहुत डाइवर्सिफाई हो गई, तो वहाँ पर प्रेफरेंसेस लोगों की बदल गई हैं। अच्छा, तो वहाँ से फिर ये लोग, अच्छा ओके, शायद वैसा भी एक ट्रेंड है। एक बार शास्त्रार्थ करवाया जाए इस पर। आएंगे बनते लेकिन नंबर्स बहुत ही कमज़ोर हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर भी ढीली है यूबीएल में। तो आई थिंक ये भी 3 से 5% की जगह रखता है। बस इसमें एक ही चीज़ है दीप की, कल थोड़ा गिरा हुआ है, डे लो पर बंद हुआ है, गिरकर बंद हुआ है, मार्केट डे हाई पर बंद हुआ है, डे लो पर बंद हुआ है। तो कितने रिजल्ट प्राइस में वो देखने वाली बात है। अगर वो पहले का प्राइस मूवमेंट हटा दे तो इन नंबर्स के दम पे 4-5% गिरना इसके लिए बड़ी बात नहीं है। 4-5% इस नंबर तो अब उसमें से अगर ये 2.5-3% घट गया तो अब उतना घटेगा नहीं घटेगा वही देखने वाली बात है। बट नंबर्स बहुत ही कमजोर है, इसमें कोई डाउट। बिल्कुल खराब नंबर है। ठीक है, कुछ अच्छा भी लगा नंबर्स के लिए? अच्छा, नंबर्स के हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है सीजी पावर। एमएससीआई की जो रीबैलेंसिंग हुई है, इसमें ये स्टॉक कमाल कर सकता है। इसमें बाइंग तगड़ी आएगी और वेटेज इसका जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। जैसे बायोकॉन का वेटेज घट गया, पता था निकलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का बढ़ गया, पता था, लेकिन सीजी पावर का पता नहीं था। तुम अगर, और जो हिसाब से इनकी बाइंग आनी है, इनके एवरेज डेली वॉल्यूम से 10 दिनों के, उसके हिसाब से 10 से 12 गुना वॉल्यूम्स की बाइंग है। तो उस हिसाब से ये स्टॉक कितना बढ़ेगा, आज कितनी बाइंग आएगी मुझे पता नहीं। आप मुझे इंडिपेंडेंटली पूछेंगे, मार्केट के मूड को अलग हटकर, क्योंकि 100 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं इसलिए हो सकता है उतना ना बढ़े, क्योंकि अदरवाइज 4-5% तो आराम से बढ़ सकता है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाइंग्स बड़ी सब्सटेंशियल बाइंग है इसमें, जिसमें फोकस। हाँ, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जिसमें खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है, लेकिन मैं वो रिजल्ट एनालिसिस करना चाहता हूँ, वो है औरोबिंदो फार्मा। मतलब किसी बहुत ही कम स्टॉक ऐसे हैं जिनको मतलब सब पूरे दिल से नफरत करते हैं पसंद नहीं करते, उनमें से एक औरोबिंदो फार्मा है। मोस्ट नेग्लेक्टेड, मोस्ट हेटेड स्टॉक। जितनी बार खबर आए उतनी बार वो स्टॉक गिर जाए, अच्छी खबर है, मतलब बुरी पे तो सभी गिरते हैं, वो औरोबिंदो फार्मा है। लेकिन कल जो रिजल्ट आए दीप, थोड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और आज 8:30 बजे मैनेजमेंट की कौन कॉल है, नुपुर सुनेगी भी और बताएंगी भी कि इस कौन कॉल में क्या हो सकती है। 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट आप देखेंगे तो आपको अनुमान से कमजोर नजर आएंगे, लेकिन उसमें एक बड़ा R&D का खर्चा किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। उस खर्चे का इम्पैक्ट जो आएगा वो आने वाली तिमाहियों में दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? उसकी वजह है कि तिमाही दर तिमाही अमेरिकी बाजारों में इन्होंने 10% की ग्रोथ दिखाई। ये शॉकिंग, सॉरी सरप्राइजिंग है, शॉक की आदत पड़ी, सरप्राइजिंग है। अगर औरोबिंदो फार्मा इसी तरह से 10% की एक आध क्वार्टर और ग्रोथ दिखाए तो इनका अमेरिका का बिजनेस औरोबिंदो फार्मा इतनी ग्रोथ दिखाए तो इनका अमेरिका का बिजनेस सनफार्मा के बराबर हो जाएगा। और 1000 करोड़ का 900 करोड़ का इबिटा करना, अगर यानी कि साल भर में 4000 करोड़ का इबिटा करे, 24-25 हजार की करोड़ की कंपनी है, ये तो इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगर इबिटा पे 6 टाइम ट्रेड कर रही है, खाली एक ही इशू है मैनेजमेंट का जिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन नंबर्स पहली बार ढंग के टर्न अराउंड के दिख रहे हैं। और अगर आज कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्लियर कट ये बोलता है कि नहीं, हम इसी तरह की परफॉर्मेंस आगे दिखा सकते हैं, और R&D एक्सपेंसेस जो इतने ज़्यादा बढ़कर आए हैं जिनकी वजह से आपको मार्जिन कम दिख रहे हैं, ये अब और ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, या इससे अब इम्पैक्ट जो आएगा रेवेन्यू पर वो आपको सेट ऑफ कर देगा। तो ये स्टॉक इंटरेस्टिंग हो सकता है। यहाँ पर सेम चीज़ कहूँगा दीप, जो हम न्यू एज कंपनियों के लिए कहते थे कि अब इस भाव से इसे बेचना नहीं है,
नहीं बेचना। अब बेचने वाला टाइम चला गया इसके लिए, क्योंकि ये पहली बार इस रिजल्ट में दिखा है, कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन अगर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंटली परफॉर्मेंस के बारे में बोलेगा, लोग अगर भरोसा करेंगे तो एटलीस्ट इसकी डाउन साइड रिस्क अब कम हो जाएगी। तो मतलब ठीक है, 410-20 हो जाए वो एक अलग बात है, बट बहुत ज़्यादा वहाँ से नीचे अब नहीं दिख रहा है। परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग दिख रही है और कुछ सुधार का पहला संकेत नजर आया है। तो इंटरेस्टिंग, इसमें बाय सेल की मेरी रिकमेंडेशन है। मैं ओपनिंग नहीं देख रहा कहाँ होती है, क्लोजिंग कहाँ हो रही है वो देखना है मुझे। ठीक है सर, ओके। तो कुछ इंटरेस्टिंग काउंटर्स हैं। बाकी तो आपका जोमेटो ठीक नंबर्स हैं, ठीक है, बहुत मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत तोड़फोड़ है, विद एडजस्टमेंट पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब है, खराब तो नहीं है, खैर है, अच्छे ही हैं, विद एडजस्टमेंट अच्छे नंबर्स, विद एडजस्टमेंट अच्छे, ठीक है। आइए फिर बात करते हैं नंबर्स की, डिटेल्स भी लेते हैं टीम के साथ। अरमान, नुपुर, कुशल और आशीष है तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और नतीजे। जी, आज भी कई सारे नतीजे हैं। आपको निफ्टी में महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी 8 कंपनियों के नतीजे हैं, जिसमें ABB इंडिया, अल्केम लैब, BHEL, ग्लेनमार्क, एबॉट और कई सारी कंपनियां जिसके नतीजे हैं। कैश में तो लिस्ट, मतलब अगर आप पेज में आधा पेज सिर्फ कैश के नतीजों का ही है, जिसमें से कुछ नाम अगर आप देखेंगे, इंडिगो पेंट्स, गार्डन रीच, जेके लक्ष्मी सीमेंट, वाटिक वोगाग और कई सारी कंपनियां हैं जिसके आपको कई नतीजे आते हुए दिखेंगे। T23 ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो आज से शुरू हो जाएगा, वो 26 फरवरी तक जो है वो चलने वाला है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आएगा दिसंबर महीने का, और ASM में आप पेटीएम और डीलिंग जो है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। आज राज्यसभा में 4:30 बजे और लोकसभा में 6 बजे जो है वित्त मंत्री जी हैं वो बजट का संबोधन करेंगे और बजट चर्चा पर जो है जवाब देंगी। हैदनबर्ग की रिपोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 2 वकीलों की याचिका पे आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और ग्लोबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूके का Q4 का GDP का डेटा, USA का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का फैब का डेटा और यूरोप में CPI का जनवरी का डेटा आता हुआ दिखेगा। ओके, तो डेटा तो बहुत सारा आने वाला है, ट्रिगर्स भी कई सारे हैं। आइए नतीजों की करते हैं शुरुआत। नुपुर, मॉर्निंग बताइए। गुड मॉर्निंग। रिजल्ट्स भी काफ़ी सारे लुपिन के साथ शुरुआत करते हैं, जहाँ पे मिले जुले नतीजे दिखेंगे। कंपनी की जो आय है वो अनुमान से बेटर आते दिखी है। इनफैक्ट 4% की ग्रोथ है पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन मार्जिन्स में थोड़ा सा मिस है। अनुमान से 13% के लेके चल रहे थे, जहाँ पे 12% के आते दिखे। मुनाफे में काफ़ी हद तक गिरावट है, 72% का फॉल है, क्योंकि इस बार टैक्स एक्सपेंस पिछले साल बेस में टैक्स क्रेडिट था 380 करोड़ के आसपास का। हालांकि जो US सेल्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है, 15% की ग्रोथ है, और इंडिया सेल्स में इस बार डिसअपॉइंटमेंट आती दिखी है। औरोबिंदो फार्मा, जहां पे नंबर्स, कंपनी की आय 7% से इस बार बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 945 करोड़ के आसपास रहा है। मार्जिन 15% के 16% का अनुमान था। जो US सेल्स है वहां पे 3 से 3.5% के गिरावट का अनुमान था, जो 10% से इस बार बढ़कर आई है। तो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेटर है ये US सेल्स की, US बिजनेस की तरफ से। HPCL, जहाँ पे ऑपरेशनली नंबर्स Q3 के पिछली तिमाही से काफ़ी बेटर है। आय करीबन 1% की ग्रोथ दिखेगी। मार्जिन 1.5% के, क्योंकि इस बार कंपनी ने कामकाजी लेवल पे 1670 करोड़ का मुनाफा किया है, 1500 करोड़ के घाटे के सामने। यूनाइटेड ब्रूरीज, जहाँ पे नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है, कोई मतलब एडजस्टमेंट है नेट बॉटम लाइन पे 33 करोड़ का, इस हिसाब से कंपनी ने 2 करोड़ का घाटा किया है। लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे देखेंगे तो 10% से बढ़कर कामकाजी मुनाफा आया है। जो मार्जिन है वहाँ पे शार्प फॉल है, 11% से घटकर 5% के, और जो वॉल्यूम से वो सिर्फ 4% की ग्रोथ आती दिखी। प्री पैंडेमिक लेवल से कम है, 5% की ग्रोथ वहाँ पे आया कर, 5 से 10% की ग्रोथ वहाँ पे आती थी। वोल्टास, जहाँ पे ऑपरेशनली मिस क्वार्टर है कंपनी के लिए, कंपनी की आय में 12% की ग्रोथ है, अनुमान से भी बेटर है, क्योंकि कंपनी ने अपने प्राइस इंक्रीज किए थे, उसका इम्पैक्ट अब नजर आ रहा है। लेकिन ग्रॉस मार्जिन देखें तो 27% से कम होकर 24%। नेट मार्जिन, जो एबिटा मार्जिन भी देखेंगे तो 7% का अनुमान था, तो सिर्फ 4% के इस बार आते दिखे। AC प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस बार दिखा है। कैश में LIC, जहाँ पे नतीजे देखें तो नेट प्रीमियम इनकम YY बेसिस पे 15%, 14.5% की ग्रोथ नजर आएगी। मुनाफा देखें तो 6334 करोड़ के आसपास का है। सॉल्वेंसी रेशियो में भी इंप्रूवमेंट है। VNB मार्जिन भी देखें तो 19% के आसपास आते दिखे। ओके, ये है आपके लिए कुछ नंबर्स। कुशल, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन से नंबर्स हैं? बिल्कुल, मॉर्निंग डीप नंबर्स में जोमेटो, इस पर फोकस रखिए। तिमाही आधार पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं अनुमान से, और यहाँ पर फूड डिलीवरी हालांकि जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा स्लो डाउन है, लेकिन एबिटा लेवल पर यहाँ पर बीट दिख रहा है। आय की बात करें तो 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़कर 1948 करोड़। एबिटा घाटा कंपनी का 366 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है, और जो ओवरऑल लॉस है कंपनी का वो 346 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। हाईलाइट यही रही कि जनवरी महीने में जोमेटो जो है एबिटा पॉजिटिव हो गया है, लेकिन उन्होंने एक्स ब्लिंकिट इसको रिपोर्ट किया है
तो इस पर आपको ध्यान रखना है। एमटा टेक नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि मार्जिन्स 1% गिरकर 29% से 28% हो गई है। कंपनी का मुनाफा 13 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ पर अब आता हुआ दिख रहा है, तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। मार्जिन्स पर हल्का सा डिप है। एक्सो नोबल यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस है, 14% से 14.5% कंपनी की मार्जिन्स, और मुनाफा भी 16% की ग्रोथ के साथ 97 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है, और साथ ही कामकाजी मुनाफे में भी 11-12% की ग्रोथ रही है। राइट्स नंबर्स मिले जुले हैं। यहाँ पर कंपनी की मार्जिन्स 25% से बढ़कर ऑलमोस्ट 28.5% हो गई है, लेकिन कंपनी का कामकाजी मुनाफा करीबन 1.5% गिरकर 193 करोड़ पर आया है। आय में भी 12-13% तक की गिरावट रही है, हालांकि मुनाफा 2-2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। एलेम्बिक लिमिटेड, यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मार्जिन्स 19% से 34%, मुनाफा कंपनी का 4 करोड़ से बढ़कर 10.8 करोड़, और आय में भी 60% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अंत में बजाज कंज्यूमर केयर, नंबर्स कमज़ोर हैं यहाँ पर। मार्जिन 16.9% से घटकर 14.1%, और कंपनी का मुनाफा भी 13-13.5% की गिरावट के साथ 33 करोड़ पर अब आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल बजाज कंज्यूमर के नंबर्स कमज़ोर साइड पर है। ओके, अरमान बताएं आपके पास कौन से नंबर्स हैं? जी, कई सारे नतीजे हैं, जिसमें केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आय यहाँ पर लगभग 2% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखेगा, 16% से बढ़कर 22.5% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफा भी देखेंगे 50 करोड़ से बढ़कर लगभग 106 करोड़ के आसपास जो है आता हुआ दिखा है। बॉम्बे डाइंग की बात करें तो यहाँ पर आपको नतीजे मिक्स सेटअप दिख रहे हैं। आय तो हालांकि बड़ी है 24%, पर आपको मार्जिन्स दिखेंगे, मार्जिन्स में आपको डिप दिखेगा, 9.6% से गिरकर 6.1% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करें तो वहाँ पर अगर आप नतीजे देखेंगे ओवरऑल कमजोरी दिख रहे हैं। आय लगभग 11% गिरी है। मार्जिन्स में भी आपको थोड़ा डिप दिखेगा, 28% से गिरकर 25.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, जो कंपनी को घाटा था वो इस बार मुनाफा आता हुआ दिखा है। एनआईज में हालांकि अगर आप देखेंगे वहां पर भी बढ़िया बढ़ोतरी है, 71% की बढ़ोतरी, और जो पिछली बार घाटा था 151 करोड़ का, इस बार अगर आप देखेंगे 220 करोड़ का इनको मुनाफा आता हुआ दिखा है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें, नतीजे आपको मिक्स सेटअप दिख रहे हैं। आय लगभग 43% के आसपास जो है बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में आपको यहां पर भी गिरावट दिखेगी, 33% से गिरकर 27% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और अंत में अगर सूला वाइनयार्ड की बात करें तो आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 14% बढ़कर आई है, मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव होकर आए हैं, 34.1% से बढ़कर 34.4%, और मुनाफे में भी लगभग आपको 17% की बढ़ोतरी दिखेगी। ओके, नंबर्स तो ढेर सारे हैं, रिएक्शंस भी आने वाले हैं। खबरें क्या है नुपुर, इनके बारे में बताइए। खबरें भी काफ़ी सारी है। एमएससीआई के जो एक्सपेक्टेड चेंजेस थे वो अनाउंसमेंट अब आ चुकी है। क्लोजिंग 28 फेब के क्लोजिंग से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अदानी ग्रुप की जो वेटेज कट एक्सपेक्टेशन थी वहीं पे अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और एसीसी में वेटेज को कट किया गया, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा एचसीएल टेक, जेएसपीएल, श्रीराम फाइनेंस भी आज फोकस में, क्योंकि यहाँ पे अपना वेटेज कम किया है एमएससीआई ने। वेटेज बढ़ाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे वेटेज एमएससीआई की तरफ से बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में सीजी पावर और श्रीराम फाइनेंस को ऐड किया है, तो ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। और बायोकॉन को यहाँ से हटाया, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा वरुण बेवरेज में आज ब्लॉक डील हो सकती है, 5 से 7% के डिस्काउंट पर ये डील संभव है, और 850 करोड़ की ये डील होगी, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। ग्रीव्स कॉटन, जहाँ पे एक्सेल कंट्रोल लीकेज का अधिकरण कंपनी करने वाली है, पहले चरण में जो एंटरप्राइज वैल्यू वो 385 करोड़ के आसपास की है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। और अदानी ग्रुप कंटिन्यूसली फोकस में आज भी रहने वाले हैं, क्योंकि नॉर्वे के वेल्थ फंड नॉर्गिस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने अदानी ग्रुप में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। जो $20 करोड़ करीबन 1600 करोड़ के आसपास की हिस्सेदारी बेची, 1% की हिस्सेदारी थी अदानी ग्रीन, अदानी टोटल और अदानी पोर्ट्स में। अब ये भी खबरें निकल के आ रही है कि बार्कलेस भी अपनी हिस्सेदारी अदानी ग्रुप में बेच सकते हैं। $75 करोड़ का एक्सपोजर है बार्कलेस का अदानी ग्रुप में, और एसीसी और अंबुजा की डील में बार्कलेस ने ही डील की फंडिंग करवाई थी। तो अदानी के लिए परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। और भी खबरें और एमएससीआई चेंजेस तो ऑफ कोर्स हैं ही। आइए ब्रोकरेजेस के बारे में जानते हैं। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट्स से करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। हिंडाल्को यहाँ पर नजर रखेगा। कल बाजार के दौरान नतीजे आए थे और जेपी मॉर्गन की तरफ से अब रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 525 रुपये के लक्ष्य लिए 446 की क्लोजिंग है। वहीं सीएलए से अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लेकिन लक्ष्य इन्होंने घटाया है, 580 से घटाकर 550 कर दिया है। और मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 516 रुपये के लक्ष्य के लिए। वोल्टास यहाँ पर भी आज आपको नतीजों का असर देखने को मिलेगा। सीएलएसी की तरफ से रिपोर्ट है, जहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है,
रखा है। 825 की क्लोजिंग है, स्टॉक में बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। ये 935 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने जो हाईलाइट कर कहा है वो है कि एबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो मल्टी ईयर लो पर फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन कूलिंग प्रोडक्ट्स की जो बिक्री रही है, सेल्स रही है, वो इस तिमाही में भी ठीक ठाक है। मैक्वायरी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 867 रुपये के लक्ष्य के लिए, और मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। और ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा देखिए 909 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। सीएलएस से सबसे ज़्यादा टारगेट दे रहे हैं 935 रुपये का। इसके अलावा एचएल यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 3216 रुपये के लक्ष्य के लिए, और एचपीसीएल पर जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 190 के लक्ष्य के लिए। ओके, ये तो रहे आपकी टॉप रिपोर्ट्स। आशीष, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं? दीपांशु, जोमेटो पर सबकी नजरें यहाँ पर देखिए, आज रिपोर्ट्स आई हैं ढेर सारी। मॉर्गन स्टैनली जो है ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 82 रुपीज़ का टारगेट दिया है, 54 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग है। नोमिरा ने रिड्यूस की रेटिंग दी है, 50 रुपये का टारगेट दिया है। सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे हैं 70 रुपये के लक्ष्य के लिए। और सभी की कमेंट्री में एक चीज़ काफ़ी कॉमन है, वो है कि एबिटा ब्रेक इवन की बात जो मैनेजमेंट कर रहा है उसको लेकर ब्रोकरेज हाउस थोड़े से उत्साहित नजर आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य वो काटा है 120 से घटाकर 100 रुपये कर दिया, लेकिन फिर भी आप देखिए लगभग दुगनी ग्रोथ जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जेफरीज भी देखिए सहमत हैं जेपी मॉर्गन से, ये भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं 100 रुपये के लक्ष्य के लिए। देवयानी इंटरनेशनल सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 232 से बढ़ाकर करीब 239 रुपीज़ कर दिया है, 160 की क्लोजिंग है। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य 200 से घटाकर 195 कर दिया है। ऑरबिंदो फार्मा मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 441 क्लोजिंग, 430 रुपये का लक्ष्य दिया है। लुपिन पर नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य दिया 864 का, 774 की क्लोजिंग है। और मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 790 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में पेज इंडस्ट्रीज, जहाँ पर सिटी मान रहे हैं कि इनके अनुमान से जो आय का आंकड़ा आया है वो करीब 5% कम आया है, जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी कटौती की है। टारगेट घटा है इन्होंने 56,000 से सीधा घटाकर 47,000 कर दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है करीब 37,960 रुपये पर। मैक्वायरी लंबे समय से बेरिश है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 32,000 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स और आज का पूरा एक्शन। आइए, हमारे गेस्ट भी हैं तैयार, करते हैं सबका स्वागत। बिगुल, पिक ऑफ द डे। राकेश जी, कुणाल जी, सिद्धार्थ जी, हिमांशु जी और सचिन जी हमारे साथ हैं तैयार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सिद्धार्थ सेडानी साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुप्रभात सभी को। आइए शुरुआत करते हैं। सेडानी साहब बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, लास्ट वीक आपने डबल सेंचुरी मारी थी, इस वीक में आपने ट्रिपल सेंचुरी मार दी। अच्छा, मुझे पता भी नहीं चला। वाओ कैसे? ओपनिंग मेरे से करवाई है तीसरे वीक में। ओह वाह, अच्छा। आज तो मैंने ना वो अपनी गलती का प्रायश्चित किया था। पूछिए कैसे? क्योंकि मैंने चारों का नाम लिया, आपका लेना भूल गया। फिर मुझे याद, अरे सिद्धार्थ जी तो आ गए, तो मैंने कहा चलो प्रायश्चित करने के लिए शुरुआत आप ही से की जाए। क्योंकि चारों का तो नाम ले लिया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप भी इतना जल्दी आ जाएंगे, तो फिर इसलिए मैंने आपसे शुरुआत कर दी। लेकिन ट्रिपल सेंचुरी, धन्यवाद सर, बताएं। बिल्कुल अनिल जी, मैं हमेशा जल्दी टाइम पे आ जाता हूँ, कभी कभार ही लेट हो जाता हूँ जी। और आज का जो पिक ऑफ द डे होगा, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इन्फोसिस। इन्फोसिस जो सबसे बेहतरीन कंपनी, आईटी कंपनी मानी जाती है भारत में, उस वो पिक ऑफ द डे होगी। टारगेट आपको रखना है 1680 1680 का। तीसरे तिमाही के नतीजे दमदार, बम्पर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज गाइडेंस इंप्रूव किए गए थे। 16 से 16.5%, 16 to 16.5% गाइडेंस इंप्रूव किए गए। जोरदार ऑर्डर बुक है, डील पाइपलाइन है, ग्रोथ दमदार है। तो इन्फोसिस आज मेरा पिक ऑफ द डे होगा। मैं मानता हूं कि आईटी स्पेस में एक अच्छा उछाल रहेगा, उसमें इन्फोसिस 1680 का टारगेट। थोड़ा सा पोजिशनल से लॉन्ग टर्म अगर देख ले तो 1725 1725 भी जाने की उम्मीद है। तो ये है आपके लिए इन्फोसिस खरीदारी करने की राय। और सिद्धार्थ जी कह रहे हैं मैं कभी कभी लेट होता हूँ, तो लेकिन टाइम पे आने की एवरेज तो फिर मेंटेन ही हो जाती है। अगर सिद्धार्थ जी और सुमित जी की दोनों की मिलाकर एवरेज निकाले तो फिर बराबर होती है। हमारे सुमित जी भी कभी कभी टाइम पे आ जाते हैं और आप कभी कभी लेट होते हो, तो एवरेज बिल्कुल बराबर मेंटेन रहती है। लेकिन इन्फोसिस से याद आया, ये इन्फोसिस भाई ना बेंगलोर वाली कंपनी है ना सिद्धार्थ जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कल क्या है?
सैटरडे। हाँ, तो कल मैं और सचिन जी जा रहे हैं बेंगलोर। हाँ, हाँ। ऑफ कोर्स। और बग्गा साहब के साथ। हाँ। तो हमारा इन्वेस्टर कैंप है बेंगलोर में, कल दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में शंग्रीला होटल जो वहाँ पर है बेंगलोर में, वहाँ पर हमने ये रखा है। निवेश की पाठशाला हम कर रहे हैं और आप सबका स्वागत है। जो भी हमारे बेंगलोर और उसके आसपास के दर्शक हैं, आप आना चाहें जल्दी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। मुझे नहीं पता रजिस्ट्रेशन फुल हो गया कि अभी भी चालू है, लेकिन ट्राई कर लीजिए। 57575 ये है वो SMS का नंबर, जहाँ पर आप इन्वेस्टर लिखकर भेज दें, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बग्गा साहब तैयार, मैंने पूछ लिया। सचिन जी तैयार है, सामने बैठे, ये पूछ भी लेते हैं और साथ ही पिक ऑफ द डे भी ले लेते हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी तैयारी तो पूरी कर चुके हैं एंड मुझे लग रहा है कल के सत्र में भी काफ़ी सारे इन्वेस्टिंग पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे एंड काफ़ी सारा लाभ सैटरडे लर्निंग में भी होगा। सो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एज वेल। जहाँ तक पिक ऑफ द डे का बात है, मुझे लगा यहाँ पर IGL में जो ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था बुधवार के सत्र में, उसी की एक फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रही है। एक अच्छा पुल बैक कल के सत्र में नजर आया था अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। इसने वापस एक स्विंग लो बनाया, वहां से ही रिकवरी हुई है। तो अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी IGL के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 428 के आसपास लगाना है एंड ओवरऑल जो 450 455 के आसपास क्लस्टर है, मुझे लग रहा है वहां तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है अगले कुछ दिनों में। सो खरीदारी करनी है अभी भी IGL के फ्यूचर्स में। ओके, तो IGL में है करनी है आपको खरीदारी फ्यूचर में। ये है आपके लिए सचिन जी की तरफ से राय खरीदारी करने के लिए आज से। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, आज आपको शुरुआत करनी चाहिए थी हमारे अपने इन हाउस जेम्स बॉन्ड से अनिल जी, जो कि सर्दी के मौसम में अनिल जी हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। मस्ती की पाठशाला में भी बोल चुके हैं कि उनको जेम्स बॉन्ड का किरदार पसंद है। हालांकि उनका कारण अलग था कि वो अलग अलग हीरोइंस के साथ घूमते हैं कि मूवी के अंदर, बट बिल्कुल अनिल जी जेम्स बॉन्ड लग रहे हैं और जेम्स बॉन्ड बन के बैठे हुए हैं। तो स्पेशल गुड मॉर्निंग हमारे अपने जेम्स बॉन्ड को भी अनिल जी। कौन? लेकिन सभी तो टी शर्ट में है। अनिल जी आप सब तो बॉम्बे में बैठे हैं अनिल जी, गर्मी के अंदर, यहाँ सर्दी के अंदर। नॉर्थ इंडिया में तो अनिल जी सिर्फ कुणाल जी दिख रहे हैं हाफ टी शर्ट के अंदर। ओके, अच्छा कुणाल जी, अच्छा दिल्ली वाले तो अच्छा ओके। हिमांशु जी तो लंबा चौड़ा कुछ पहन के बैठे हैं सब गर्मी में। ठीक है, तो मैं उस जेम्स बॉन्ड बोले, मुझे लगा जेम्स साहब को जेम्स बॉन्ड बोल रहे हैं ऐसा। ओके बंसल जी बहुत बढ़िया, उनको बधाई। कुणाल जी को सर्दी सहन करने की जो शक्ति उन्हें मिली है उसके लिए उनको कॉम्प्लीमेंट्स। बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे ONGC है। बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, कल एक रिवर्सल देखने को मिला था। तो 143 का स्टॉप लॉस है, 152 का लक्ष्य है। ONGC है पिक ऑफ द डे। ONGC ये है स्टॉक पिक ऑफ द डे के तौर पर खरीदारी करने की राय। कुणाल जी सुप्रभात, और सर्दी न लगने की वजह और पिक दोनों आपको बतानी। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी जेम्स बॉन्ड तो ठीक है अनिल जी, लेकिन बॉन्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं है अनिल जी, मैं इक्विटी का आदमी हूँ। और दूसरी बात अनिल जी ये है कि ये टी शर्ट अनिल जी बहुत अच्छा विचार है अनिल जी। टी शर्ट में अब आपकी उम्र ही देख लीजिए अनिल जी, आपकी उम्र घटकर टी शर्ट पहनने की वजह से बिल्कुल मेरी जितनी लग रही है। तो अनिल जी मेरा ये सुझाव है कि थर्सडे को भी अनिल जी टी शर्ट डे मुकर्रर किया जाए। मेरी कोशिश है मैं सुमित जी तक पहुंचूं। धन्यवाद सर। बताएं पिक ऑफ जी बंसल जी कुछ कहना चाहते। जी बंसल जी। अनिल जी सुमित जी, अभी जब मैं टी शर्ट की बात कर रहा था, देखिए सुमित जी यूं बैठे हुए थे, जैसी टी शर्ट की बात हुई सुमित जी ने अपने डोले टाइट करे और यूं करके बैठ गया। अनिल जी बिल्कुल फोटोजेनिक पोज में अनिल जी। सुमित जी का अनिल जी देख रहे हैं कि चॉकलेट डे पे किसी ने उनको विश भी नहीं करा, क्योंकि अनिल जी हमारे इन हाउस चॉकलेट बॉय तो सुमित जी हैं अनिल जी। नहीं आपको क्या पता किसने किया नहीं किया। हाँ, वो बताएंगे तो ये कुछ डेज की विशेष जो होती है ना वो किसी को बताई नहीं जाती। वो अंदर ही अंदर रखी जाती है। अच्छा कोई ना भी करे तो भी ये ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे बहुत लोगों ने किया है, इससे इज्जत बढ़ती कम नहीं होती है। चलिए बताएं कुणाल जी पिक ऑफ द डे।
अरे जी देखिए, पिक ऑफ द डे वही है जिस पर अभी सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे। मेरी भी खरीदारी की राय इन्फोसिस पर है। कल मैंने LTTS पर खरीदारी की राय दी थी, जबरदस्त तेजी बनी और मुझे लगता है नहीं जी इन्फोसिस में तेजी कायम रहेगी। ये स्टॉक 1660-65 के लेवल्स दिखाएगा, तो 1595 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखकर, और आज शायद बाजार नीचे खुलेगा तो थोड़े नीचे के लेवल्स पर मिल जाए तो और भी अच्छा है। 1595 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 1640 का, दूसरा टारगेट 1665 रुपए का। 1640-60 1665 तक जाने की तैयारी। आइए सुमित जी से भी करते हैं मुलाकात। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के अंदर एक गिरावट के बाद अब रिबाउंड के सिग्नल मिल रहे हैं। स्टॉक पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और अब यहाँ से बढ़िया तेजी दिखाने को तैयार है। एशियन पेंट्स में 2800-2810 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा, जिसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक यहाँ से ऊपर में 2880 से लेके 2900 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखाएगा। पोजिशनल तौर पे तो इसमें और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। 2760 इसका इमीडिएट नीचे में सपोर्ट है, तो 2760 का स्टॉप लॉस लगा के एशियन पेंट्स में खरीदारी करें 2880 से 2900 के टारगेट्स के लिए। तो ये है एशियन पेंट्स खरीदारी करने की राय। आइए जानते हैं उनकी, हिमांशु जी की भी पिक ऑफ द डे बताएं सर। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, कैश सेगमेंट से एक स्टॉक है जो कि पिक ऑफ द डे है, जिसमें मुझे लगता है कि मोमेंटम बनते हुए नजर आया है और आज वो एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉक है अतुल ऑटो, जिसका कल का क्लोज है 371 रुपए के आसपास का। तो आज अगर वीक ओपनिंग के साथ 360-365 के जोन में ये स्टॉक मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 355 रुपए के नीचे का 350 रुपए के नीचे का माफ कीजिएगा एक स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है कि जिस तरह का ब्रेकआउट है 385 से 410 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 दिन में यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो अतुल ऑटो मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे रहेगा। अतुल ऑटो में खरीदारी करने की राय यहाँ पर आती हुई हिमांशु जी की तरफ।